हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है और उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव अंतर क्या होता है और किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। और मैंने आपको बताया था कि वास्तव में किसी बिंदु पर विभव नहीं ज्ञात करते हैं हम, वहां भी किसी बिंदु पर भी अगर हम विभव ज्ञात कर रहे हैं तो दरअसल हम क्या कर रहे हैं, विभव अंतर ही ज्ञात कर रहे हैं। बट उसमें दूसरा बिंदु कहां माना जाता है? अनंत पर माना जाता है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। आज हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, तो आप सभी लोग अपने कॉपी पेन किताब के साथ तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आगे का पार्ट। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूं कि हमने क्या बताया था कि मान लीजिए कोई बिंदु है P। तो मान लीजिए बच्चों कोई बिंदु है P और इस पर हमें अगर विद्युत विभव ज्ञात करना है या विभव ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको अनंत पर एक आवेश रखना है Q और उस आवेश को अनंत से हम कहां पे लेके आएंगे? P पे लेके आएंगे। इस आवेश को अनंत से P पर लाने पर हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं W एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य संसाधन द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब इस आवेश को यहां से यहां लाने पर हमारे द्वारा W एक्सटर्नल कार्य किया गया, तो मैंने आपको बताया था कि ये कार्य करना क्यों पड़ता है हमें। सॉरी, यहां बिंदु हम रखते हैं आवेश और यहां हम रखते हैं एक परीक्षण आवेश। तो इस P पर अगर कोई आवेश रखा है Q और इस पर अगर मुझे विभव ज्ञात करना है तो मैं अनंत पर एक परीक्षण आवेश रखता हूं। इस परीक्षण आवेश को मैं बिंदु P तक लाता हूं और मेरे द्वारा जो कार्य किया जाता है वह होता है W एक्सटर्नल। और विभव की अगर मैं बात करूं तो विभव क्या होता है बच्चों? प्रति एकांक आवेश किया गया कार्य, मतलब इसको यहां से यहां लाने में जो कार्य किया गया। तो W एक्सटर्नल जो हमारे द्वारा किया गया बटे Q0, प्रति एकांक आवेश किया गया कार्य। इस आवेश पे जो कार्य किया गया उसको विस्थापित करवाने के लिए वही क्या होता है? हमारा विभव। एक होती है बच्चों हमारी पोटेंशियल एनर्जी U और एक होता है हमारा V। तो बच्चों इसमें और इसमें अंतर होता है। इसमें और इसमें क्या अंतर होता है कि मान लो बहुत से आवेश रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, 4 आवेश रखे हैं यहाँ पे। इन चारों आवेशों को अलग अलग जगह से यहां लाया गया है। इन चारों आवेशों को अलग अलग जगह से यहां लाया गया। तो इस आवेश, इस पूरे निकाय में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी Q, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी Q, वह तो क्या होगी? वह तो यहां पे एकत्रित कुल ऊर्जा होगी। जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी वो तो कुल होगी यहां पे। परंतु अगर मैं V की बात करूं, पोटेंशियल की बात करूं, तो इसके लिए पोटेंशियल अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। मान लो ये 1 2 3 4 है तो V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा और V4 होगा। परंतु अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा इस पूरे निकाय की सब जगह कितनी रहेगी? U ही रहेगी। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सीधा संबंध है कार्य से। तो यहां जो भी कुल किया गया कार्य है, चारों आवेशों को अलग अलग लाने पर, मान लो इसको यहां लाने पर W1 कार्य किया, इसको लाने पर W3, इसको लाने पर W4 और इसको लाने पर W2, अलग अलग कार्य किया हमने। इसको, इन आवेशों को कहीं दूर से यहां लाने पर, मान लो अनंत से ला रहे हैं हम सभी को, तो इसको लाने में किया गया कार्य W1, इसको लाने में W2, इसको लाने में W4, इसको लाने में W3। तो स्थितिज ऊर्जा यहां क्या हो गई? जो कुल हमारे द्वारा कार्य किया गया W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये पूरा कार्य किस रूप में स्टोर हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। परंतु जो पोटेंशियल है प्रत्येक बिंदु का वह अलग अलग होगा। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश। तो यहां पे हो सकता है कि ये Q1 का मान अलग हो, Q2 का अलग हो, Q3 का अलग हो, Q4 का अलग हो, तो नीचे का मान बदल जाएगा और ऊपर का मान भी अलग अलग आएगा। इसके लिए अगर इसका आवेश जितना होगा उस हिसाब से यहां कार्य करना पड़ेगा, इसका आवेश जितना होगा उस हिसाब से यहां कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य अलग अलग होगा तो उस हिसाब से पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। परंतु इस पूरे निकाय का की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? समान। तो बच्चे दरअसल कंफ्यूज हो जाते हैं कि V और U, उनको लगता है ये बराबर है। स्थितिज ऊर्जा
और विभव दोनों समान मान लेते हैं वो, जबकि वो दोनों अलग अलग होते हैं। ये मैं आपको इसमें समझा रहा था, ठीक है। विभव अलग चीज है, स्थितिज ऊर्जा अलग चीज है। इस पूरे सिस्टम में, पूरे निकाय में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो सब जगह समान होगी, परंतु सभी चारों के लिए विभव जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता रहा था कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी बिंदु P पर जहां एक Q आवेश रखा है, अगर विभव ज्ञात करना है तो अनंत से Q0 वाले को हम यहां लाएंगे। उसमें जो हमारे द्वारा कार्य किया गया होगा वो W एक्सटर्नल होगा। अब उसमें कई चीजें हमने देखी थी कि जो W एक्सटर्नल हम यहाँ कार्य करेंगे तो कार्य क्यों करना पड़ता है, मैंने ये भी बताया था क्योंकि यहाँ ये जो Q है इसका कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये प्लस Q है तो इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, और ये जो विद्युत बल लगाएगा Fe, जो कि हमने कूलाम के नियम में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी दिशा क्या होगी, ये होगी। इस बल को, इस विद्युत बल को अपोज करने के लिए, इसके विपरीत हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल बल लगाना पड़ेगा। और उसी एक्सटर्नल बल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। पर फिर मैंने आपको बताया था कि बल हमें इतना धीरे धीरे लगाना है, इतना कॉन्स्टेंटली लगाना है और इतना कम लगाना है कि इस आवेश की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, गतिज ऊर्जा समान रहनी चाहिए। वरना जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वह किसके बराबर होती है, जो टोटल जो गतिज ऊर्जा होती है वह किसके बराबर होती है, सॉरी, गतिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा दोनों का जो योग होता है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कि अगर U बढ़ रही है तो मतलब K उतनी ही कम हो रही है, और अगर K बढ़ रही है तो U उतनी ही कम हो रही है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ये कभी चेंज नहीं होता, बस ये आपस में कम ज्यादा होती रहती है। तो अगर इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अगर हमने ऐसा बल लगा दिया कि इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो बच्चों गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो उस जगह का पोटेंशियल कम हो जाएगा, उस बिंदु का पोटेंशियल कम हो जाएगा, और हमें पोटेंशियल से मतलब है, इसलिए हम गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करवाएंगे। अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं तो मतलब U भी कांस्टेंट है और कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहती है। तो ये मैंने आपको सब चीजें पिछले लेक्चर में बता दी थी। तो F एक्सटर्नल हमें लगाना पड़ता है इस विद्युत बल को कम ओवरकम करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए हमें यह लगाना पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया था कि F एक्सटर्नल जो होता है वो हम लगभग Fe के बराबर मानते हैं। ये इन दोनों में अंतर तो होगा, अगर दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो फिर ये जा ही नहीं पाएगा आगे। इसको थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। अगर मैंने कहा था कि अगर ये 10 न्यूटन है तो ये 10.00000009 होगा या 5 होगा। तो ये जो है एक्सटर्नल हमारे द्वारा लगाया गया बल, वो इससे लगभग थोड़ा सा या लगभग मैं कह सकता हूं इसके बराबर ही होता है, और इससे बिल्कुल कम ज्यादा होता है। इतना सा अंतर होता है इसमें, जिसे आप नगण्य मान लेते हो और इन्हें बराबर कर देते हो। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि क्योंकि ये दोनों समान तो होते हैं पर इनकी दिशा विपरीत होती है। ये इसकी विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इस पे माइनस लगता है। अगर ये इसकी विपरीत दिशा में है तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, W एक्सटर्नल, और इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इसका ऋणात्मक होता है, ये इसका ऋणात्मक होता है। हमने नेगेटिव वर्क के बारे में भी 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि कार्य जो है वो नेगेटिव कब माना जाता है, कि हम नेगेटिव कार्य कर रहे हैं जब हम किसी वस्तु के विस्थापन में रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं, या किसी वस्तु के विस्थापन को हम रोकने की कोशिश करते हैं। वो विस्थापन करना चाह रही है और हम रोक रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं। क्योंकि कोई वस्तु अगर आगे जा रही है, और अगर हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बल तो लगा रहे हैं, बट बल लगाने के बाद जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो कैसा है, ऋणात्मक। क्योंकि धनात्मक कार्य तभी माना जाता है जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएं और वो कुछ विस्थापन करे, तो हम बोलते हैं कि हमारे द्वारा किया गया धनात्मक कार्य है W बराबर FD। पर मान लो ये वस्तु अपने आप यहां जाने की कोशिश कर रही है या आगे विस्थापित होने की कोशिश कर रही है, और आप इसे रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल लगा रहे हो, तो आप विस्थापन में अवरुद्ध उत्पन्न कर रहे हो और विस्थापन में आप रोड़ा अटका रहे हो। इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव। अगर इस फोर्स की बात करूं तो ठीक है, ये आगे की तरफ बल है, ये पीछे की तरफ बल है, तो पीछे वाला बल जो है उसके कारण किया गया कार्य नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये भी आप जो है 11th क्लास में देख चुके हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको वैसे तो 11th क्लास में देखना चाहिए, और मैं सब कुछ 11th, हालांकि अगर इस टॉपिक को समझना है तो 11th क्लास का वो जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक है वो पूरा क्लियर होना चाहिए।
तो कुछ कुछ चीजें जो है मैं आपको यहाँ बता रहा था, ये हमारा एक तरह से रिवीजन टाइप है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो हमने ये देखा था कि हमारे द्वारा किया गया कार्य विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह में होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके साथ तो हमने क्या ज्ञात किया था, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बटे क्यू नॉट। और विभव अंतर की अगर मैं बात करूं कि आप मान लो अनंत से इसको यहां ला रहे हो तो P पे ला रहे हो तो VP माइनस V अनंत निकाला था हमने, VP माइनस V अनंत भी निकाला था। ठीक है, तो VP माइनस V अनंत हमने देखा था कि ये जो हमने V निकाला है उसी से संबंधित हमने निकाला था VP माइनस V अनंत, जो कि हमने कितना निकाला था, माइनस WE बटे Q0, यह भी हमने देखा था। अच्छा बच्चों, इसको आप जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही लिखो कि जिस बिंदु से आप ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो, कहां ले जा रहे हो, P पे, तो इसको तो लिखने का तरीका यही होता है। विभव अंतर को लिखने का तरीका क्या होता है कि हम जहां पे लेके गए, जहां हम लेके गए उसे तो हम लिखते हैं पहले, और जहां से लाए उसे हम लिखते हैं बाद में। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखेंगे, पहले जहां ले जा रहे हैं उस बिंदु का लिखें। आप इसको अगर उल्टा कर देते हैं, V अनंत माइनस VP, तो ये ऋणात्मक चिन्ह यहां से हट जाएगा और ये हो जाएगा WE बटे Q0। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो विभव अंतर के लिए हालांकि इसका कारण मैं भी अब तक नहीं समझ पाया हूं, और 90 क्या 99% बुक्स में इसे ऐसे ही लिखा जाता है कि जहां आप ले जा रहे हैं वहां का पहले लिखते हैं, जहां से ला रहे हैं उसे बाद में लिखते हैं, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, इसको आप अगर ऐसे लिख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे जो है हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, कि हम विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत विभव किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहां हम विद्युत क्षेत्र की मदद से विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, जिसकी दिशा ये है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र को हम रेखाओं के द्वारा इस प्रकार दर्शाते हैं, और ये जो एरो होते हैं ये उसकी दिशा को बताते हैं, और रेखाएं जितनी पास होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, रेखाओं के द्वारा किस प्रकार से दर्शाते थे। अब ये किसी की वजह से भी हो सकता है, किसी आवेश की वजह से हो सकता है, या आवेशों की निकाय की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो किसकी वजह से है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हाँ यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है A, और वहां मैंने एक परीक्षण आवेश रखा Q0, और इस परीक्षण आवेश को A से मैं यहां इस पथ से होते हुए B पे ले आया। अब मैं A से B पे लाया Q0 को, तो एक चीज तो निश्चित है कि A से B तक Q0 को लाने में मेरे द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा। ठीक है, और अगर मैं नहीं लेके आया तो भी कुछ ना कुछ तो इस पे कार्य हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ बल लगा है और कुछ ना कुछ इस पे कार्य हुआ है। बात आ गई बच्चों समझ में। अब देखिए, मान लो इस पथ पर एक छोटा सा मान लो ये पूरे पथ की लंबाई अगर L है, यहां से लेके यहां तक पूरे पथ की लंबाई L है, तो इस L का एक छोटा सा अल्पांश मैंने लिया DL, मतलब इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया DL। ठीक है बच्चों, तो इस DL पर जो हमारे द्वारा बल लगेगा, इस DL पर जो हमारा जब Q0 हम यहां से यहां ले जा रहे होंगे, तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब Q0 यहां पे आएगा, Q0 इस जगह भी आएगा, तो इस छोटे से हिस्से को क्रॉस करने में जो बल लगेगा F, वो कितना होगा बच्चों, वो होगा Q0E या QE। ठीक है बच्चों, और यहां से यहां तक ये जब जाएगा, इस छोटी सी लंबाई को जब ये पार करेगा, तो इस बल द्वारा कुछ कार्य भी किया गया है छोटा सा, तो छोटा सा कार्य DW इस बल के द्वारा कितना होगा बच्चों। तो आपको पता है जो लगाया गया बल होता है, वो जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी। तो ये छोटी सी दूरी तय करने में छोटा सा कार्य DW किया गया, किसके द्वारा, बल F के द्वारा। तो DW को मैं और क्या लिख सकता हूं बच्चों, QE DL, F का मान यहां से उठा के इस पे रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं मान लो ये तो इस छोटी सी लंबाई पे किया गया कार्य है, अगर मुझे पूरी
ए से बी तक कार्य याद करना है कि ए से बी तक टोटल कार्य कितना किया गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा समाकलन? क्योंकि हर बिंदु पर कुछ ना कुछ कार्य किया गया है। तो टोटल कार्य कितना किया गया ए से बी तक आने में, ए से बी तक उसको लाने में टोटल कार्य कितना किया गया, उसके लिए मैं इसका समाकलन करूंगा dw का, और इसका समाकलन करूंगा कहां से कहां तक ले आ रहे हैं हम, ए से बी तक समाकलन कर रहा हूं qe डॉट dl। ठीक है बच्चों, अब तो dw की यहां पे dw का समाकलन करूंगा मैं अगर a से b तक टोटल कार्य, तो उसको मैं मान लेता हूं w, तो कुल कार्य a से b तक कितना हो गया w, और इसका करूंगा तो q0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बच्चों, q0 क्या है कांस्टेंट, और अंदर क्या बच जाएगा a से b तक dl, सॉरी e डॉट dl, e डॉट dl a से b तक, a से b तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य e डॉट dl। अगर इसे मैं ये देखो, ये जो बच्चों ये जो कार्य है, यह जो कार्य है यह है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य। यह किसके द्वारा किया गया कार्य है, एक्सटर्नल, या फिर अगर एक्सटर्नल एजेंट नहीं ले रहे हम तो विद्युत बल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Fe द्वारा किया गया कार्य है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं, F एक्सटर्नल। अब आप कह रहे हो कि ये यहां से यहां पे गया विद्युत बल के कारण, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मान लो यहां पे माइनस क्यू आवेश था बिंदु बी पर, मान लो बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश था, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, और आपको पता है परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है, प्लस। तो ये तो इसकी ओर अपने आप ही खिंचा हुआ चला आएगा, किसकी वजह से, इसके द्वारा इस पे लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इसके द्वारा इस पे लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो हर बार जरूरी नहीं है कि इसको यहां से यहां पे लाने के लिए हम कुछ कार्य करेंगे और वो कार्य बाह्य संसाधन द्वारा ही किया जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। वह कार्य विद्युत क्षेत्र के अंदर जो मौजूद विद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, उसके द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है। अगर ये ऋणात्मक है तो Q0 को अपनी ओर खींचेगा, तो वो तो ऑटोमेटिक खुद ही जाएगा, और वो बल वो जो यहां से यहां जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जो माइनस क्यू इस पे लगा रहा है। तो जो कार्य किया जा रहा है वह भी किसकी वजह से किया जा रहा है, इस माइनस क्यू की वजह से। माइनस क्यू की वजह से जो कार्य किया जा रहा है वो कितना है, Fe डॉट dl, छोटे से हिस्से के लिए, तो बड़े हिस्से के लिए एक समाकलन कर दिया मैंने। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो एक चीज हमने देखी थी, एक चीज हमने क्या देखी थी कि अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है बी और ए के बीच में, VB माइनस VA, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य बटे बटे Q0, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य बटे Q0, और यहां हम क्या लगा देते थे बच्चों, माइनस, यहां हम क्या लगा देते थे, माइनस लगा देते थे। ठीक है, ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने ये जो समीकरण कह लीजिए कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था। तो बी और ए के विभव के बीच में अंतर, बी पे मान लो विभव है VB और ए पे विभव है VA, तो इनके मध्य अंतर कैसे याद करते हैं, जहां से जहां ले जाते हैं तो पहले तो उसको लिखते हैं और फिर जहां से लेके गए तो उसको माइनस में लिखते हैं, बराबर किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश। अब किया गया कार्य कितना है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य है, तो वो कितना होता है, माइनस WE बटे Q0। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे यहां से निकालना है कि VB माइनस VA कितना आएगा, तो आपको पता है कि ये जो बल था ये कौन सा था, विद्युत बल, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ये। अगर एक्सटर्नल होता तो हम W एक्सटर्नल लिख देते, अगर बल बाह्य होता तो कार्य भी बाह्य फोर्स के द्वारा किया जाता, अगर बल विद्युत है तो किया गया कार्य भी विद्युत बल के द्वारा होगा। तो WE जो है यहां पे उसका मान मैं क्या रख सकता हूं बच्चों, उसका मान मैं रख सकता हूं Q0 EDL, तो मैं रख दूंगा माइनस Q0 E डॉट DL, कहां से कहां तक, A से B तक बटे Q0 Q0 से Q0 कट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस E डॉट DL, A से लेके B तक, माइनस E डॉट DL A से लेके B तक। ठीक है बच्चों,
तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। किसके संदर्भ में या किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं हम? विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष। अगर विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष विभव अंतर ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान से देखनी है। वह क्या है कि देखो, यह ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में ये चाहे ये रास्ता ले, चाहे ये यूं घूम के 10 बार चक्कर लगा के फिर बी तक पहुंचे, या सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट बी तक जाए, किए गए कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किए गए कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा किए गए कार्य पर कोई भी फर्क? क्योंकि जब संरक्षी बल लगता है, जब संरक्षी बल लगता है तो पथ से कोई मतलब नहीं होता है। संरक्षी जो बल होते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य में पथ से कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से पथ से उसको लेके गए। मतलब है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से, कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य दूरी कितनी है, बस इससे मतलब है। वो भी कौन सी दूरी? सीधी दूरी। मतलब कि विस्थापन से मतलब है हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि यह कौन से पथ को ले आ रहा है या कौन से पथ से जा रहा है। ये यूं जा रहा है, यहाँ पे 10 चक्कर लगा के फिर बी तक पहुंच रहा है, या सीधा सीधा बी तक पहुंच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि संरक्षी जो बल होते हैं वह पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। संरक्षी जो बल होते हैं वह किस पर निर्भर करते हैं? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर। और संरक्षी बल के बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, जहां हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह भी क्या है? संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? संरक्षी बल है। अर्थात संरक्षी बल मतलब वह पथ पर निर्भर नहीं करता है कि किस पथ पर आपका कार्य हो रहा है, या किस पथ को आप अपना रहे हो दूरी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसे मतलब सिर्फ किससे होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से। बात आ गई समझ में आप सभी के? तो मैं यहां कह सकता हूं जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र जो है वह, या विद्युत क्षेत्र वाला जो बल है, विद्युत क्षेत्र वाला जो बल है, कुछ भी कह सकते हैं हम, तो मैं कह सकता हूं विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र बल। विद्युत बल क्या है? संरक्षी बल है। कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है। संरक्षी बल है मतलब बल में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल उतना ही रहता है। ठीक है, संरक्षी बल है, बल उतना ही संरक्षित रहेगा। तो विद्युत बल संरक्षी बल है। अतः इसके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और खासकर जो कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें जो न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं इस कंसेप्ट पे बहुत बनाए जाते हैं। क्योंकि ये वैसे आपकी बुक में 1-2-3 लाइन का छोटा सा कंसेप्ट आपको बना के दे दिया, और कंपटीशन वाला क्या करता है? उस छोटी सी चीज को जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वही से क्वेश्चन निकाल के लेके आता है। तो विद्युत बल क्या है? संरक्षी बल है। अतः इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो यह सिर्फ प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ये लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा, अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह भी संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह भी संरक्षी बल है, कि अगर पृथ्वी के बाहर मान लो कोई भी ग्रह है, या सूर्य मान लेता हूं मैं एक बार के लिए कि सूर्य है, और अगर मान लो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है, तो पृथ्वी पे मौजूद जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उन सब पे भी लग रहा है। या सूर्य को छोड़ो, पृथ्वी का जो खुद का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वह हम सब पे लग रहा है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यहां मौजूद है, या यहां मौजूद है, या यहां मौजूद है, या यहां मौजूद है, या यहां मौजूद है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बल जो है, अगर मान लो आप यहां खड़े हो, आप एक दिन अमेरिका में थे और एक दिन आप चले गए इंडिया, तो ऐसा नहीं होगा कि जब आप अमेरिका पे थे तब आपका पृथ्वी के कारण लगने वाला जो बल है वो कुछ और होगा,
और जब आप इंडिया में हो तो पृथ्वी द्वारा आप पे लगने वाला बल कुछ और होगा। यहाँ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है? पृथ्वी प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु कौन हो? आप। अब आप चाहे कहीं भी हो, अमेरिका चल जाओ तो भी आप पे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही लगेगा, आप और कहीं चल जाओ तो भी आप पे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही लगेगा। और इसलिए उसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जो है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, वह कभी भी नहीं बदलता, वह निश्चित रहता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार विद्युत बल जो होता है वह भी संरक्षी है। विद्युत बल भी क्या है? संरक्षी है। ये मैं आपको विद्युत बल में पढ़ा चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में कि यह कंजर्वेटिव फोर्स है। ये हमने इसका गुणधर्म भी देखा था कि विद्युत बल जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है और वह इस चीज पे निर्भर नहीं करता है कि कौन सा पथ आपने अपनाया या किस पथ पर बल लगा। उसे सिर्फ किससे मतलब है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से। जैसे पृथ्वी आप पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है तो आप कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी है। Fg द्वारा दर्शा देता हूं मैं इसे। गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है? संरक्षी बल है। आप अमेरिका में हो या इंडिया में, आप पे लगने वाला बल समान रहेगा। मतलब इस चीज से निर्भर नहीं करता कि आपके और विद्युत बल के बीच या आपके और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको आप कौन से पथ से देख रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब है, प्रारंभिक बिंदु पृथ्वी है, अंतिम बिंदु आप हो। अब चाहे आप अमेरिका में हो या फिर आप भारत में हो, आप पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल समान रहेगा, वह संरक्षित रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यही चीज विद्युत बल पे निर्भर करती है और इस वजह से उसका जो कार्य है वह किस पे निर्भर नहीं करता है? पथ पर निर्भर नहीं करता है। आप कैसे भी यहां से यहां पहुंच सकते थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटी सी लाइन में आपकी बुक के अंदर बता रखी है, बट इस पे बहुत बड़े बड़े और बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, बहुत उलझे हुए न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और वो न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे। तो फिलहाल आप पॉज कीजिए इस वीडियो को और विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं या विभव अंतर। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ पे हमने विभव तो ज्ञात ही नहीं किया, यहां तो हमने विभव ज्ञात ही नहीं किया, हमने तो विभव अंतर ज्ञात किया है। विभव क्या ज्ञात किया आपने? यहाँ तो आपने विभव अंतर ज्ञात किया है और हेडिंग में आप लिख रहे हो विद्युत विभव और यहां ज्ञात कर रहे हो विभव का अंतर। तो ये क्या चक्कर है? तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको विभव ज्ञात करना है किसी बिंदु पर तो उसका एक ही तरीका है कि जो दूसरा बिंदु है उसे अनंत पर मान लो। अगर किसी एक बिंदु पर ही विभव ज्ञात करना है तो क्या करना है? दूसरे बिंदु को कहां मान लो? अनंत पर। तो जहां से आप आवेश को लेके आ रहे हो उसे अनंत पर मान लो। तो मान लो अब अगर मेरे को सिर्फ बी पे विभव ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा? ए को कहां मान लूंगा? अनंत पर। ए क्या कर रहा है? अब हम क्या मान लें कि ए जो है वह कहां से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। बोले कहां से आ रहा है? अनंत से। तो ए अगर अनंत से आ रहा है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं कि यदि ए अनंत पर है तो आपको पता है अनंत पर जो पोटेंशियल होता है या विभव होता है वह क्या मानते हैं हम? शून्य। तो वी ए क्या हो जाएगा? शून्य। या वी अनंत क्या हो जाएगा? शून्य। अगर वी अनंत शून्य हो जाएगा तो यहां से वी बी का मान ज्ञात कर लेंगे हम। और वी बी का मान कितना आएगा बच्चों? वीबी का जो मान आएगा, अच्छा बच्चों एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, माइनस का साइन जो ये कटा था, तो ये माइनस का साइन जरूर आएगा यहाँ पे, माइनस ई डॉट डी एल। इसको आप अगर ऐसे लिखते हो वी ए माइनस वी बी, यहाँ शायद आपको दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ इसको, इस वाले टर्म को अगर आप ऐसे लिखते हो वी ए माइनस वी बी, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा? सिर्फ ई डॉट ई एल, ए से लेके बी तक। बट अगर आप वी बी माइनस वी ए लिखते हो तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। हालांकि किसी भी किताब में इसको इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, परंतु यह गलत नहीं है, यह भी सही है, ध्यान रखना। अगर कभी आपको बाई चांस ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आप ये मत सोचने लग जाना माइनस का चिन्ह तो है ही नहीं, ये तो गलत है। नहीं, वहां पे पॉइंट देख लेना कि कहां से कहां ले जा रहे हो और पहले कौन सा पॉइंट है, जहां ले जा रहे हो उस पॉइंट की बात कर रहा है या जहां से लाए हो उस पॉइंट की बात कर रहा है। जहां ले जा रहे हो वो पॉइंट पहले है तो यहाँ माइनस लगेगा, जहां से ला रहे हो वो पॉइंट पहले है तो प्लस लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमने विद्युत विभव कहाँ ज्ञात किया? यहाँ तो हमने विभव अंतर ज्ञात किया था। तो मैंने कहा था कि आपको किसी बिंदु पर अगर विभव ज्ञात करना है, जैसे बी पर मुझे अगर विभव ज्ञात करना है तो मैं क्या करता हूं, जो पहला बिंदु है जहां से लेके आए थे उसे कहा मान लो अनंत पर, अनंत से लेके आए हैं हम। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था विभव नाम की कोई चीज नहीं होती, ज्ञात हमें अंतर ही करना पड़ता है। बट अगर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं तो हम अपने मन को या मान लीजिए अपने दिमाग को बस थोड़ा सा घुमा देते हैं कि भैया हम इसको दूसरे वाले को अनंत से ला रहे हैं और उस पर जो विभव होगा वो शून्य होगा, इसलिए यहाँ वाला जो विभव होगा एक तरह से हम वो ज्ञात कर रहे हैं, जबकि वास्तव में भी हम अनंत और उस बिंदु के बीच का ही क्या ज्ञात कर रहे हैं? विभव अंतर ज्ञात कर रहे हैं। बट उसको समझा कैसे
कैसे जाता है कि वो उस बिंदु पर क्या है, विभव है। ठीक है, तो यहाँ VB कितना आ जाएगा बच्चों, अगर VA 0 हो गया तो यहाँ VB आ जाएगा माइनस E डॉट DL A से लेके B तक। VB इस प्रकार याद कर सकते हैं हम, माइनस E डॉट EL A से लेके B तक। ठीक है बच्चों, यह किसी एक बिंदु पर क्या आ गया है हमारे लिए किसी एक बिंदु पर क्या आ गया है, विभव आ गया है। तो दरअसल विभव अंतर भी वही रहेगा। ठीक है, इसे आप अनंत कह सकते हैं, अब अनंत से लेके B तक, तो विभव अंतर भी वही रहेगा, चाहे आप A से B पे ले आओ या फिर आप किसी एक बिंदु पर याद करोगे तब भी विभव का मान वही निकल के आ रहा है जो यहाँ पे विभव अंतर था हमारा, ये जो था। ठीक है बच्चों, तो विभव अंतर भी माइनस E डॉट DL, ये भी माइनस DL, किस में लिखना है, लेकिन समाकलन में लिखना है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम देख लेते हैं, और जो आप 9th 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं जहां तक मुझे लगता है। देखो, जब मैं इस पेन को यहां से यहां छोड़ता हूं तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर तो नहीं जा रहा। मैंने यहां छोड़ा तो ये नीचे ही आएगा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि कोई वस्तु जो होती है जब वह गुरुत्वीय क्षेत्र में होती है तो वह क्या करती है, उच्च विभव से निम्न गुरुत्वीय विभव की ओर आती है, उच्च गुरुत्वीय विभव से निम्न गुरुत्वीय विभव की ओर आती है। जैसे मान लो, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके वीडियो को, फिर मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूं। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए यहां कोई वस्तु रखी है और उसका द्रव्यमान है m, और वो h दूरी पर यहां मैंने पकड़ रखी थी। जैसे पेन था तो ये पेन मैंने h दूरी पर पकड़ रखा है, यहां h दूरी पर, इसका द्रव्यमान मैंने m मान लिया। आपको पता है गुरुत्वीय विभव जो होता है यहां पे, गुरुत्वीय विभव कितना होगा, mgh, कितना होगा गुरुत्वीय विभव, mgh। यहां भी गुरुत्वीय विभव किससे निकालेंगे हम, mgh से निकालेंगे, या यहां नहीं लेते हम, एक बार ये यहां मान लेते हैं, यहां भी गुरुत्वीय विभव कितना होगा, mgh। जब मैं इसे यहां से छोड़ता हूं पेन को तो ये नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो देखो यहां गुरुत्वीय विभव यहां से ज्यादा है, क्योंकि देखो इसमें दो चीजें, m और g का मान तो फिक्स रहेगा। आपको पता है m तो इसका द्रव्यमान है, मान लो 0.05 किलोग्राम है, और g का मान आपको पता है 9.8 ही रहेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन h का मान जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो h जो है जितना ज्यादा होगा mgh का मान उतना ज्यादा होगा, h जितना कम होगा mgh का मान उतना कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव ज्यादा होगा, कम ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव कम होगा, और जब मैं वस्तु को छोड़ता हूं तो वह हमेशा ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई पे आती है। यहां मान लो ये पूरी दूरी थी 10 मीटर की, यहां से यहां तक आने में उसको 8 मीटर लग गए। अब यहां पे कितनी दूरी बची, 2 मीटर। यहां से ले रहा हूं मैं, मेरा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो ये है। तो यहां पे अगर मान लो द्रव्यमान 0.05 है तो यहां जो विद्युत विभव आएगा, गुरुत्वीय विभव आएगा, वहां पे 8 लेंगे हम, और जब यहां पे हम आएंगे तो h का मान 2 ही रह जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ गुरुत्वीय विभव कम है और यहाँ गुरुत्वीय विभव ज्यादा है, और वस्तु हमेशा अधिक विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। ये तो हो गई गुरुत्वीय विभव की बात। अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव में बच्चों सीधे से डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें, धन आवेश की बात करें या प्लस की बात करें, तो धन आवेश जो है, धन आवेश भी वही करता है जो कि गुरुत्वीय विभव में होता है। क्या, धन आवेश भी उच्च विभव से, उच्च विद्युत विभव से, उच्च विद्युत विभव हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से निम्न विद्युत विभव, मतलब कि लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर जाता है विद्युत विभव से, विद्युत विभव। धन आवेश प्लस जो है वो हमेशा उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की ओर जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं ऋण आवेश की तो वो उसमें उल्टा होता है। ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव जो चार्ज होता है वह निम्न विद्युत विभव से उच्च विद्युत विभव की ओर जाता है। बात आ गई बच्चे समझ में आपको, निम्न विद्युत विभव से मतलब कि लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से उच्च विद्युत विभव ठीक है बच्चों, तो ये आपको मेमोराइज कर लेना है
कि धन आवेश उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की ओर, हालांकि ये पहले भी आप देख चुके होंगे, और ऋण आवेश निम्न विद्युत विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था कि हम किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की मदद से विद्युत विभव या विभव अंतर ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला जो है हमारे पास निकल के आया। अगर किसी बिंदु पे भी निकाल रहे हो आप तो अनंत से लेके बी तक माइनस ई डॉट डी एल, और अगर अंतर की बात करूं वीबी माइनस वी ए की, तो भी इस बार बस लिमिट चेंज हो जाएगी, ए से लेके बी तक गए ई डॉट डी एल, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है बच्चों, और ये फॉर्मूला, तो देखो बच्चों आगे का टॉपिक देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पढ़ा विद्युत विभव रहे हैं और बार बार गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो पहले ही चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि जब कूलाम की मदद से हमने, कूलाम के नियम की मदद से जब हमने विद्युत बल ज्ञात किया था, तो हमने क्या ज्ञात किया था, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इसकी तुलना किससे की थी, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज है, ये दोनों शुरू से ही साथ चलते आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों समान रूप से चलते आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि पहले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को देखा गया, उसको समझा गया, और उसी के आधार पर विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना की गई, चुंबकीय क्षेत्र आएगा फिर। तो ये सब चीजें जो है, ये तो दोनों चीजें हैं, ये पैरेलल चलती है, साथ साथ चलती है। जो कट कंसेप्ट आप वहां लगा के आए हो, वो सभी कंसेप्ट हम यहां भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो 11वीं क्लास में हम पूरा गुरुत्वाकर्षण वगैरह पढ़ के आए हैं, कार्य, ऊर्जा, ये सब पढ़ के आए हैं। अभी हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या मैं कह सकता हूं कि विद्युत बल की बात कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे ज्ञात करना है हमें। बिंदु आवेश के कारण विभव। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किसी बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैं बता चुका हूं। दूसरा बिंदु अनंत लेके वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख के उसको यहां ले आओ, और जो W एक्सटर्नल हमारे द्वारा कार्य किया गया होगा उसमें इसका भाग दे दो, तो हमारे पास A पे क्या आ जाता है, विद्युत आ जाता है, विभव आ जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, या बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैं एक बिंदु आवेश ले लेता हूं, प्लस क्यू ले लिया मैंने। देखो बच्चों, ये हमेशा जरूरी नहीं है प्लस ही हो, यह माइनस भी हो सकता है, और अभी इस डेरिवेशन के लास्ट में मैं आपको अगर माइनस होगा तो क्या करना है वो कंसेप्ट भी बताऊंगा। फिलहाल मैं प्लस क्यू की बात कर रहा हूं। तो मैंने एक आवेश लिया प्लस क्यू, अगर ये प्लस क्यू है तो इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, क्योंकि आपको पता है धन आवेश का जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हम बनाते हैं वो बाहर की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, त्रिज्यात्मक रूप से बाहर की ओर, और अगर माइनस लेते हैं तो त्रिज्यात्मक रूप से अंदर की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया इसका। अब इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले रहा हूं मैं P, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले रहा हूं मैं P, जो कि इससे कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। इससे R दूरी पर स्थित मैंने एक बिंदु लिया P। ठीक है बच्चों, अगर R दूरी पर स्थित मैंने बिंदु P लिया, तो अब मुझे इस बिंदु P पर इस Q की वजह से विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है बिंदु P पर बिंदु आवेश प्लस Q की वजह से। तो वो कैसे याद करूंगा मैं, तो देखिए बच्चों, अब अगर मुझे इस बिंदु P पर इसकी वजह से विद्युत विभव ज्ञात करना है या विभव ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिराइव करूंगा, डेरिवेशन तो लगाऊंगा मैं, लेकिन आपकी जो बुक में डेरिवेशन दिया हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए बच्चों, क्या होता है कई बार कि किताब में जो डेरिवेशन दी होती है वो परीक्षा में नंबर लाने के लिए तो काफी सफिशिएंट होती है, कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है और हम किताब की डेरिवेशन वहां लिखे आते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा और हमें नंबर मिल जाएंगे। बट कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं ऐसे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं, कंपटीशन में भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डेरिवेशन वास्तव में ऐसी हो क्यों रही है। तो आपकी किताब में जो डेरिवेशन दी हुई है
वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, तो हम शुरू से इसको एक डिराइव करेंगे दूसरे तरीके से, फिर आपकी किताब वाली डेरिवेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, हम शुरू से इस कहानी को चलाएंगे, जो अब तक हमने देखा है, जो अब तक हमने सीखा है इसमें, वो पूरी कहानी हम यहां लगाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं क्या करना चाहता हूं कि पी पे, इसकी वजह से मैं पी पे क्या ज्ञात करना चाहता हूं, विद्युत विभव ज्ञात करना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, आपको पता है किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, अनंत पे एक बिंदु लेना पड़ता है, यहां एक परीक्षण आवेश रखना पड़ता है, और यहां से आप यहां पे क्या लाते हैं, उस आवेश को लाते हैं, और आपकी जो आपके द्वारा किया गया कार्य होता है उसमें आप Q0 का भाग दे देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, विभव आ जाता है। परंतु बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है मुझे, तो अब इस बिंदु आवेश के कारण इस पे विभव ज्ञात करना है। यह तो आपने जो कार्य किया उसके कारण आता है विभव, जो आपने कार्य किया, जो आप यहां से इसको यहां पे लेके आए। पर अब इस बिंदु आवेश की वजह से कैसे विभव ज्ञात करेंगे, तो देखो बिंदु आवेश की वजह से विभव का मतलब क्या है, विभव के लिए हमें चाहिए कार्य, कार्य के लिए हमें चाहिए बल। अब ये बिंदु आवेश कौन सा बल लगा सकता है, तो ये विद्युत बल लगा सकता है। ये अगर प्लस का है तो ये इस दिशा में, इस परीक्षण आवेश पर इस दिशा में बल लगाएगा, F E, यानी कि विद्युत बल। क्यों, इसको क्या करेगा, ये प्रति आकर्षित करेगा इस दिशा में। ठीक है, और हम जो बल लगाएंगे इसको यहां से यहां लाने में, वो इसके विपरीत परंतु बराबर इस दिशा में लगाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। यहां F एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल जो होगा वह विद्युत बल के बराबर तो होगा पर उसकी विपरीत दिशा में होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके द्वारा ये बल लगेगा इस दिशा में, उसकी वजह से हमें इधर लगाना पड़ रहा है। अगर ये बल ना होता तो हमें भी ये बल लगाने की जरूरत नहीं थी। इसकी जगह अगर ये मान लो माइनस का होता तो ये अपने आप ही यहां खींचा चला आता, हमें बल लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इसको यहां लाने के लिए फिर हमें बल लगाना पड़ता उसकी गति को फिक्स रखने के लिए, कि वो इतना धीरे धीरे जाए कि हम उसकी जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, इसके लिए हमें बल लगाना पड़ता। पर वो बाद वाला केस है, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले प्लस की बात कर लेते हैं, प्लस क्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू के द्वारा इस पे बाह्य विद्युत बल लगेगा उस दिशा में, और उसी वजह से हमें F एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल लगाना पड़ेगा इस दिशा में। ठीक है बच्चों, तो अगर ये बल हम लगा रहे हैं, अगर इस दिशा में अगर हम बल लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि फिर अगर बात करूं हमारे बल की वजह से P पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, हमारे बल की वजह से जो P पे पोटेंशियल आएगा वो तो कितना आएगा, हमारे वजह से किया गया कार्य क्या होता है, W एक्सटर्नल। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W एक्सटर्नल। तो W एक्सटर्नल कहां से कहां तक ले जाने में, अनंत से P तक ले जाने में, बटे जो हम आवेश लेके आ रहे हैं उसका परिमाण। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको बताया कि भैया F एक्सटर्नल जो होता है वह F E के बराबर तो होता है परंतु विपरीत दिशा में होता है। इसी वजह से जो W एक्सटर्नल होता है वह भी क्या होता है, W E के बराबर तो होता है परंतु उसके माइनस होता है, उसके विपरीत कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल जो है वो माइनस F, अगर F एक्सटर्नल माइनस F E है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि F एक्सटर्नल जो है, F E की बात अगर मैं यहां पे करूं तो F E कितना होगा, कूलाम के नियम से F E कितना होता है, F E होता है K, देखो इसको हम पर लिख देंगे माइनस, या मैं लिख देता हूं पहले कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम द्वारा F E कितना होगा K, Q1 कितना है Q2 कितना है Q0 बटे R स्क्वायर। अब मेरे पास R दूरी तो ये होती है और आवेश ये दोनों हैं, तो चलो मैं इस पूरी दूरी को y मान लेता हूं या x मान लेता हूं, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लेता हूं x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि F एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, हमारे द्वारा लगाया गया बल कितना आ जाएगा, माइनस F E मतलब Q0 बटे x स्क्वायर। देखो हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो कहीं ना कहीं बिंदु आवेश का रोल तो होना ही चाहिए, और बिंदु आवेश द्वारा F E बल लगाया जा रहा है Q0 पर, तो उसका इस्तेमाल मैंने करके हमारे द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कर लिया कि भैया हमारे द्वारा लगाया गया बल इसके बराबर होगा, परंतु बस इसकी क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो हमने ये याद कर लिया।
ठीक है बच्चों। अब दरअसल हो क्या रहा है कि ये जो एफ एक्सटर्नल होगा, अगर मान लो मुझे कुल मेरे द्वारा किया गया कार्य याद करना है, यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक इसको लाने में मेरे द्वारा कुल कितना कार्य किया गया, मेरे द्वारा कुल कितना कार्य किया गया। अगर मुझे ये याद करना है कि इसको यहां से लेके यहां तक लाने में मेरे द्वारा कुल कितना कार्य ज्ञात किया, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब क्या तरीका होगा ज्ञात करने का। आप टोटल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर कुल ज्ञात करना होता है तो यहां से लेके यहां तक हम कुल ज्ञात तब कर सकते हैं जब ये सेम हो, परंतु हमारे द्वारा किया गया कार्य समान नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक हमारे द्वारा लगाया गया बल निश्चित नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया और यहां तक मैं लेके आया, तो जरूरी नहीं कि पूरी लाइन में मैं 5 न्यूटन का ही बल लगाऊंगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रखा है एक आवेश प्लस क्यू, और आपको पता है कि प्लस क्यू मतलब आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पास में जो लाइनें होती है वो पास होती है, फिर जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। तो आवेश के पास में जितना पास आवेश के जाओगे विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो इसके द्वारा लगने वाला बल भी बढ़ता जाएगा, Fe भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पास आते जाओगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ बल भी बढ़ेगा, Fe भी बढ़ेगा। और अगर Fe बढ़ता जाएगा तो हमारे द्वारा लगाने वाला एक्सटर्नल बल भी हमें लगातार बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसको इसके बराबर रखना है विपरीत दिशा में। तो Fe यहां से लगना स्टार्ट हुआ इधर, तो हमने भी इधर F एक्सटर्नल लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे इधर आ रहे हैं Fe बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम अब आवेश के नजदीक आते जा रहे हैं तो इसके द्वारा लगने वाला बल बढ़ते जा रहा है, तो हमें F एक्सटर्नल को भी बढ़ाना पड़ेगा इसके साथ साथ। तो मतलब हमारे द्वारा लगाया गया बल फिक्स नहीं है, हर जगह बल अलग है, हर जगह बल अलग है, तो हर जगह हमारे द्वारा किया गया कार्य भी अलग अलग होगा, यह भी निश्चित नहीं होगा, यह भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मुझे यहां से लेके यहां तक कुल कार्य याद करना है, मेरे द्वारा यहां से लेके यहां तक किया गया कुल कार्य याद करना है, परंतु मैं देख रहा हूं हर बिंदु पर कार्य अलग हो रहा है, क्योंकि हर बिंदु पर हमारे द्वारा लगने वाला बल अलग है, क्योंकि हर बिंदु पर इसके द्वारा लगने वाला बल भी अलग है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं इसके द्वारा लगने वाला बल बढ़ रहा है, तो हमें भी बल बढ़ाना पड़ रहा है, तो हमारा कार्य भी बढ़े जा रहा है। इस वजह से हर बिंदु पर कार्य अलग है। और जब इस तरीके से वेरिएशन हो, मतलब समान ना हो, अलग अलग हो, हर बिंदु पर मान कुछ और हो, तो उस स्थिति में अगर हमें टोटल निकालना पड़ता है तो एक ही चीज हम करते हैं, वो होता है समाकलन। क्या होता है? समाकलन करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिंदु पर कार्य क्या है, अलग अलग है। हर बिंदु पर कार्य क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस छोटे से हिस्से पे कार्य याद कर लेता हूं, इस छोटे से हिस्से पे। तो ये पूरी दूरी x थी, चलो इस चित्र को तो मैं मिटा देता हूं, दरअसल चित्र तो हमारा ऊपर वाला चल रहा है। तो कंसेप्ट को बच्चों गहराई से समझिए आप। अब सिर्फ देखिए, अब जो टाइम है वो ये है कि आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए रट के कैसे भी करके आप अभी तो नंबर ले आएंगे, परीक्षा में अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, भले ही 90% भी आ गए आपके, पर बाद में आगे अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी फील्ड में तो कंसेप्ट पहले क्लियर करके चलो। 90% लिया है अभी 12th में 90% लिया है, 95% लिया है। जब आगे की बात आती है कि अब इस फील्ड में कुछ काम करना है और अब समय बदल रहा है, इस कोरोना के बाद समय काफी बदल चुका है। अब आपको पता है कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है। नई शिक्षा नीति भी ये कहती है कि अब जो एग्जाम्स होंगे वह होंगे रटने के बेस पे नहीं होंगे, वो कि बच्चे ने कितना याद कर रखा है। अब एग्जाम होंगे कंसेप्ट कितना क्लियर है, पेपर ही इस तरह से बनाया जाएगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना 95% लाने के बावजूद आप आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और कंसेप्ट क्लियर है तो कम परसेंटेज होने के बावजूद भी आप आगे जाके अपने फील्ड में कुछ बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो देखो, ये जो दूरी है, मान लो इसको मैं dx मान लेता हूं, क्योंकि कुल दूरी मैंने x मानी थी। इस dx पर अगर मैं कार्य ज्ञात करना चाहूं, छोटा सा मेरे द्वारा किया गया कार्य छोटा सा, तो वो कितना होगा बच्चों? तो वह मैं मान लेता हूं dw होगा। dw कितना होगा? dw होगा f.dx। f कौन सा है बच्चों? यहाँ पे f है हमारे द्वारा किया गया कार्य, मतलब एक्सटर्नल कार्य। लिख देता हूं मैं f एक्सटर्नल। ठीक है, f एक्सटर्नल डॉट dx। आपको पता है किया गया कार्य क्या होता है? तय की गई दूरी इंटू लगाया गया बल। ठीक है बच्चों, तो f डॉट dx
बराबर, अब आपको पता है एफ एक्सटर्नल हमने कितना निकाला अभी, माइनस के क्यू जीरो बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx, छोटा सा dx। अच्छा dx है ये, चलो अच्छी बात है, dx लिख देता हूं मैं, वरना f डॉट dx को आप बदल भी सकते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो क्या होता है, a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो f डॉट dx क्या हो जाएगा, f का मान ये रहा, dx और cos और थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे, ये हमें देखना है। तो आप बताइए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और सॉरी f और dx के बीच में, तो हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा ये है, हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा ये है। और अभी इसमें जो dx है विस्थापन वो भी इसी तरफ हो रहा है, विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो दोनों के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मान कितना हो जाएगा 1। तो कुल मिला के dw छोटा सा हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा, हमारे द्वारा छोटा सा किया गया कार्य आ जाएगा माइनस के क्यू जीरो बटे एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, तो अब अगर ये हमारे द्वारा किया गया यहां छोटा सा कार्य है, अब मुझे कुल कार्य याद करना है यहां से यहां तक का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, अनंत से पी तक, अनंत से पी तक, अनंत से पी तक। और इसका समाकलन क्या होता है, W, कुल कार्य। ठीक है, अब इधर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि कांस्टेंट जो है वह क्या क्या बचेगा, तो कांस्टेंट में देखिए dw, ये बच्चों एक्सटर्नल जरूर लिख देना, बाहर द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, क्योंकि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य यही होगा w एक्सटर्नल। तो यहां पे कांस्टेंट कौन कौन है, q और q0, और k भी कांस्टेंट है, q0 और k तीनों ही कांस्टेंट है, तो मैं माइनस के q0 को बाहर ले लेता हूं, तो dw कितना आएगा। अच्छा, dw का अगर आप समाकलन करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास, बाह्य संसाधन द्वारा किया गया, और यहां कितना आ जाएगा, समाकलन अनंत से p तक। पहले मैं कांस्टेंट्स बाहर ले लेता हूं, माइनस के q0, ये तो बाहर आ गए जो कांस्टेंट थे, जो नियतांक होते हैं, जो नियत होते हैं, और अनंत से p तक मैंने समाकलन लगा दिया, और बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा dx। तो W एक्सटर्नल कितना आएगा बच्चों, W एक्सटर्नल आएगा, देखो यहां पे मैंने डॉट प्रोडक्ट किया था तो कंफ्यूज मत होना, ये क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सदिश होते हैं, ये बल है, ये विस्थापन है, दोनों सदिश होते हैं, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा लगा दिया। ठीक है, तो W एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, यहाँ पे W एक्सटर्नल निकालने के लिए अब इसका समाकलन करना पड़ेगा, और आपको पता है 1 बटे एक्स स्क्वायर dx का समाकलन होता है माइनस 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स स्क्वायर dx का समाकलन होता है माइनस 1 बटे एक्स। तो मैं इसको बाद में लिख दूंगा, W एक्सटर्नल माइनस के क्यू0 माइनस 1 बटे एक्स, और इस पर लिमिट लग जाएगी अब अनंत से p तक, अनंत से p तक। ठीक है बच्चों, अनंत से p तक मैंने इसमें क्या लगा दी है, लिमिट लगा दी है। अच्छा, अनंत से p बोल लो, या अब ध्यान से देखना, मैं जो कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं ये सभी चीजें किताब में भी आपको मिलेगी। अनंत से p बोल लूं या अनंत से r बोल लूं, क्या एक ही बात है क्या, देखो p यहां है और r ये दूरी है, बट ये जो दूरी है ये तो हमारे पास निश्चित है, बट ये जो दूरी है ये अनंत है, क्योंकि वो बिंदु अनंत पे है, और इस दूरी के मुकाबले ये दूरी बहुत कम है, ये एक तरह से बिंदु मान सकते हो इसके मुकाबले, इसलिए बिंदु p की जगह मैं ये r दूरी भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिंदु P की जगह मैं R दूरी भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है, ये दूरी बहुत बड़ी है अनंत तक, और इसके सामने ये दूरी इतनी सी है बिंदु बराबर, इसलिए मैंने इस R को एक बिंदु ले लिया यहाँ पे। अनंत के सामने तो ये बिंदु ही है, अनंत के सामने कोई भी दूरी ले लो आप, अनंत दूरी के सामने कोई भी छोटी सी दूरी ले लो, उसे आप बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं समाकलन करते समय। तो W एक्सटर्नल कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के क्यू0, और आपको पता है इसको हल कैसे करते हैं हम, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा अगर हम करेंगे तो लास्ट में जो हमारे पास निकल के आएगा, r का मान रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस 1 बटा r, और जब हम यहाँ पे अनंत का मान रखेंगे 1 बटा अनंत आपको पता है 0 होता है, और
-1/r में से 0 जाएगा तो -1/r ही निकल के आएगा, और माइनस से माइनस गुणा होगा। यह आपको 11th क्लास में सीखा हुआ है, इंटीग्रेशन करते हैं, फिर ये जो लिमिट्स आती है इसमें पहले उच्च सीमा रखते हैं वेरिएबल की जगह, फिर माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा रखेंगे तो -1/r आएगा, उसमें से माइनस का 1/अनंत घटाएंगे, 1/अनंत 0 होता है तो 0 आ जाएगा, तो कुल मिला के -1/r बचेगा। तो W एक्सटर्नल आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस KQQ/R, KQQ/R। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास W एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य संसाधन या मेरे द्वारा किया गया कार्य किसको, Q0 को कहां तक, P बिंदु तक लाने में। लेकिन इसमें मैंने इस बिंदु द्वारा लगाए गए बल की भी बात की है, इस बिंदु द्वारा लगाया गया बल भी मैंने यहां ज्ञात किया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए यहां तक, फिर इसके बाद हम अगला जो इसका पार्ट बच रहा है, हमें तो विभव ज्ञात करना था, अभी तक हमने सिर्फ वर्क डन ज्ञात किया है। विभव क्या होता है, वर्क डन तो क्या होता है, किया गया कार्य यहां से यहां तक लाने में। विभव क्या होता है, किया गए कार्य में किसका भाग देना पड़ता है, जिस आवेश को आप लेके आए थे, तो वो अभी यहां पे आना बाकी है। तो अगर मैं बात करता हूं, चलो यहीं पे बात कर लेता हूं कि P पे अगर मुझे विभव ज्ञात करना है, तो P पे विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, W एक्सटर्नल बटे अनंत से जब हम इसको P पे लाएंगे बटे जिस आवेश को ला रहे हैं उसका परिमाण। तो VP कितना आ जाएगा, यहाँ पे VP आ जाएगा KQQ बटे, या फिर W एक्सटर्नल का मान यहां से डाल देता हूं मैं, KQQ/R यहां से डाल देता हूं, तो KQQ0 ये W एक्सटर्नल का मान यहां से डाल रहा हूं बटे R इंटू Q0, Q0 से Q0 कट जाएगा तो VP आएगा KQ/R, और ये हमारा लास्ट फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो पहले मैंने कार्य ज्ञात किया यहां से यहां तक इस बिंदु को लाने में, पहले मैंने कार्य की मदद से ये बिंदु निकाल लिया, इस बिंदु पे कार्य ज्ञात कर लिया, फिर मुझे ज्ञात करना था विभव इस बिंदु पे। तो आपको पता है विभव क्या होता है, बाह्य संसाधन द्वारा किया गया कार्य बटे जिस आवेश को आप लेके आए थे उसका परिमाण। फिर W एक्सटर्नल का मान मैंने यहां से डाला, तो लास्ट में मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया VP बराबर KQ/R। ये एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन बुक में डेरिवेशन तक कैसे पहुंचा वो, उसने बिल्कुल उल्टा किया। उसने क्या किया, उसने P से अनंत तक बिंदु को लेके गया, P से अनंत तक वो बिंदु को लेके गया, और फिर उसने डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर लिया, जो कि हमने निकाला था -EdL, और DL की जगह उसने DR रख दिया यहाँ पे, या R रख दिया, और उसकी मदद से उसने ज्ञात किया है। तो उस डेरिवेशन को अब आप लोग अपने खुद के लेवल पे देखेंगे, सारी चीजें यही हो रही है, बस कंसेप्ट उसने उल्टा कर दिया। मैं अनंत से यहां लेके मैंने ज्ञात कर लिया, वो यहां से अनंत तक ले गया, और मैंने कार्य की मदद से किया, उसने विभव अंतर की मदद से उसको सॉल्व किया, क्योंकि विभव अंतर का इससे पहले वाले टॉपिक में फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, वो मतलब बुक भी बता चुकी है, तो उसने डायरेक्ट उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। लेकिन कंसेप्ट समझना है, अगर हार्ड न्यूमेरिकल्स को करना है, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को करना है, तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन तक पहुंचना आना चाहिए, क्योंकि कई बार डेरिवेशन तक कैसे पहुंचे ये डायरेक्ट चीज हमारे किस में काम आती है, न्यूमेरिकल में काम आती है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल है, इसे आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट जो अभी डेरिवेशन हमने देखा, वो हमने देखा बिल्कुल बेसिक से कि किस प्रकार से कार्य का इस्तेमाल करते हुए हम विभव ज्ञात कर सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण। लेकिन अब आपकी जो बुक का डेरिवेशन है उसे भी हम थोड़ा सा समझेंगे, हालांकि मैं उसको यहाँ पूरा नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो आपको करना है। कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो देखिए, अब फिर से वो ये हमारा एक बिंदु आवेश है, बिंदु P पर, उसकी वजह से हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, और बिंदु P की इससे दूरी है R। इस बार आपकी बुक में डेरिवेशन कैसे किया है कि वह P बिंदु से किसी परीक्षण आवेश को Q0 को, टेस्ट चार्ज को उठा के कहां ले जा रहा है, अनंत तक ले जा रहा है बच्चों। कहां ले जा रहा है, अनंत तक। P बिंदु से किसी टेस्ट चार्ज को उठा के अनंत तक ले जा रहा है। अब आप बिंदु P पर इस बिंदु आवेश प्लस Q की वजह से क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, या विभव ज्ञात करेंगे, या विभव अंतर ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अगर यहां पे P पर विभव है P VP, और
अनंत पर विभव है V अनंत, जो कि आप जानते हैं शून्य होता है। तो अगर मैं विभव अंतर ज्ञात करूं यहां पे, तो V अनंत माइनस VP बराबर, V अनंत माइनस VP बराबर, अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में इसका जो है एक फॉर्मूला ज्ञात किया था, क्या, माइनस E डॉट dr, माइनस E डॉट dr कहां से लेके कहां तक लगेगी इस बार लिमिट, इस बार जो लिमिट लगेगी वह लगेगी P से लेके अनंत तक। कहां से कहां तक, P से हम कहां ले जा रहे हैं, अनंत पे ले जा रहे हैं, इसलिए पहले अनंत में से मैं P को माइनस कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो E डॉट dr कहां से कहां तक, P से लेके अनंत तक। अब आप जानते हैं कि V अनंत कितना होता है, 0 होता है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, माइनस का VP बराबर P से लेके अनंत तक माइनस E डॉट dr। तो अब एक तरह से माइनस VP का मान जो है मैं ज्ञात करूंगा, क्योंकि आपको पता है V अनंत या अनंत पर जो विभव होता है वह क्या होता है, शून्य होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए माइनस VP बराबर, अब अगर मैं E की बात करूं तो आपने पार्ट नंबर 1 में विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, और विद्युत क्षेत्र में आपने किसी बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी होती थी, मान लो ये बिंदु है P, और आपको अगर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी, तो फॉर्मूला क्या लिखते थे आप, KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर, जहां K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो वही कुछ मान हम यहां इस E की जगह लगा देंगे। ठीक है, E के अंदर अगर हम मान रखेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या आएगा, K कौन से आवेश की वजह से, प्लस Q आवेश की वजह से, Q बटे कौन से बिंदु पे, P पे, तो R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, KQ बटे R स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, dr, और लिमिट कहां से कहां तक, P से लेके अनंत तक। अब माइनस से माइनस काट दीजिए, तो VP बराबर जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए। अब आपको पता है कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे K भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा, dr बटे R स्क्वायर, कहां से कहां तक, P से अनंत तक। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, जब अभी पहले वाला डेरिवेशन कराया था, कि ये जो है P से इसकी जो दूरी है R, वह इस दूरी के सामने जो अनंत तक जा रही है, P से अनंत तक, उसके सामने, इस दूरी के सामने ये दूरी बहुत कम है, एक बिंदु की तरह है, और बिंदु P की जगह मैं दूरी R भी लिख सकता हूं। वैसे तो बिंदु और दूरी अलग अलग चीज होती है, यह बिंदु है, यह दूरी है, परंतु यह दूरी इस अनंत दूरी के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी है, इसलिए मैं यहाँ पे बिंदु P की जगह क्या लिख सकता हूं, R भी लिख सकता हूं। और ये वही फिर से कंडीशन आ गई जहां हमें dr बटे R स्क्वायर का हमने जो है इंटीग्रेशन करा था, यानी कि समाकलन किया था -1/r से। तो इसे मैं यहां लिख देता हूं, आप चाहें तो यहाँ पे ये जो E का मान लिखा है आपने, आप लिख सकते हैं, क्योंकि E क्या होता है, KQ बटे R स्क्वायर होता है, इस वजह से आपने E का मान यहाँ पे KQ बटे R स्क्वायर रख दिया। ठीक है बच्चों, तो VP कितना आ जाएगा, KQ इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे 1/r स्क्वायर का, तो आपको पता है क्या आएगा, -1/r, और अब की बार हम लगा देंगे यहाँ पे लिमिट, और लिमिट कहां से कहां तक, R से लेके अनंत तक, क्योंकि मैं इसको R में बदल चुका हूं। अब फिर से वही होगा, VP बराबर KQ, और आप एक बार उच्च सीमा लगाएंगे और एक बार निम्न सीमा लगाएंगे, और उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे, तो देखिए उच्च सीमा रखेंगे R की जगह अनंत, 1/अनंत 0 हो जाएगा, 0 में से आपको घटाना है माइनस का 1/r, क्योंकि R की जगह अब आप R ही रख रहे हैं, तो 0 में से अगर आप घटाएंगे माइनस का 1/r, तो 0 में से, या इसको मैं 1 को करके दिखा देता हूं, अगर आप लोगों ने 11th क्लास में, हो सकता है कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन को ध्यान से नहीं सीखा हो, और मैं 1-2 दिन में कोशिश करूंगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक बेसिक वीडियो में लेके आऊं, और या फिर मैं कक्षा 12वीं के जो गणित के वीडियो है उसमें कुछ ही दिनों में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वह भी वहां से जाके उसको सीख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ही मैं उसको स्टार्ट करूंगा, तो देख लूंगा मैं, जैसे भी होगा, जो बेसिक पार्ट होगा आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो VP बराबर KQ
और आपको पता है पहले उच्च सीमा लगाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आर की जगह अपन लगेंगे अनंत माइनस निम्न सीमा माइनस 1/r की जगह r। तो यह तो हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 1/r, तो कुल मिला के आपके पास निकल के आएगा 1/r। तो इसको मैं लिख दूंगा VP KQ 1/r, जिसे आप लिख सकते हैं K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r और VP पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q बिंदु आवेश Q की वजह से। अब आप कहोगे सर इसमें बिंदु आवेश का तो कहां काम आया, आपने विभव ज्ञात कर लिया, P पे बिंदु आवेश का कहां काम आया, तो बिंदु आवेश की वजह से वहां तो हमने बल की बात की थी पिछले वाले डेरिवेशन में, और यहां हमने बात की थी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, किसकी वजह से, Q की वजह से। तो कहीं ना कहीं Q ने अपना रोल निभाया, कहीं ना कहीं Q को हम सीन में लेके आए, कहीं ना कहीं Q पिक्चर में आया ना, तो इस वजह से Q की वजह से हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। और जब मैं इससे पहले वाला डेरिवेशन था तो हमने Q की वजह से बल ज्ञात किया था, जब हम अनंत से P पे ला रहे थे कि Q1 Q2/r², क्योंकि वहां पे Q0 पे वो बिंदु आ चुका था। ठीक है बच्चों, चलिए तो VP बराबर 1/4 पाई, वैसे मेन फॉर्मूला आपका KQ/r ही निकल के आता है, KQ/r। अब K का मान आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, पर मैं पूरा लिख देता हूं इसे r। अब यहां से मुझे क्या दिख रहा है, यहां से मैं देख पा रहा हूं कि P पे जो विभव है या किसी बिंदु पे जो विभव है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती है, r के, वह किसके व्युत्क्रमानुपाती है, r के। तो अगर मैं VP और r के मध्य ग्राफ बनाऊं, VP और r के मध्य ग्राफ बनाऊं, तो क्या कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, आपको पता है आप इसके नजदीक आते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल जो है, विभव जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि बल बढ़ता जाएगा, बल बढ़ेगा तो हमारे द्वारा लगने वाला बल भी बढ़ेगा, हमारे द्वारा लगने वाला बल बढ़ेगा तो हमारे द्वारा किया गया कार्य बढ़ेगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप इसके नजदीक आते जाओगे विभव बढ़ता जाएगा। पूरी कहानी मैं पहले समझा चुका हूं आपको। तो VP और R के मध्य अगर ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब अगर P बढ़ा रहे हो तो R कम हो रहा है, अगर P बढ़ रहा है तो R कम हो रहा है। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, तो मतलब 0 पे, या 0 पे तो नहीं, यहां लगभग R क्या है, अधिकतम है। फिर जैसे जैसे R बढ़ा रहे हो आप तो P कम हो रहा है, या उल्टा कह सकते हैं जैसे जैसे R कम हो रहा है तो VP बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है। तो बच्चों ये हमारा जो है मेन इसमें डेरिवेशन है, ये आपका मेन फॉर्मूला कह सकते हैं, या KQ/r भी आप कह सकते हैं, और ये इसमें VP और R के मध्य ग्राफ है। तो अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम इसमें एक केस देखते हैं कि अगर मैं यहां +Q की जगह -Q आवेश ले लेता हूं तो क्या होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि विभव जो है, वैसे तो विभव जो है वो एक अदिश राशि है, विभव अदिश है, परंतु ये भी प्लस या माइनस का हो सकता है। जैसे आवेश अदिश है परंतु प्रकृति के अनुसार प्लस माइनस हो सकता है, ऐसे विभव प्लस चार्ज के पास अगर आप जाओगे तो प्लस चार्ज के पास जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, विभव क्या होगा, पॉजिटिव। माइनस चार्ज के पास जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। और अनंत पे चले जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस चार्ज के पास जाओगे तो पोटेंशियल प्लस हो जाएगा, माइनस चार्ज के पास जाओगे तो पोटेंशियल माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब ये प्लस चार्ज के लिए निकाला तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है मेरा प्लस में ही निकल के आ रहा है, ये माइनस में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं माइनस आवेश ले लूंगा यहां पे तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा, विभव नेगेटिव क्यों हो जाएगा वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले उससे आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ग्राफ को और इस डेरिवेशन को। ये डेरिवेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, इससे पहले वाली डेरिवेशन बेसिक कंसेप्ट पे आधारित थी जिसमें हमने कार्य बल सभी को ले लिया था। इसमें हमने डायरेक्ट विभव की बात की है, विभव अंतर की, जिसका डेरिवेशन अपन पहले निकाल चुके थे, और उसके बाद हमने बात की है विद्युत क्षेत्र की। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट करिए। फिर देखते हैं हमारा अगला इसमें -Q चार्ज के लिए। ये बच्चों इसी केस में अगर मैं -Q ले लूं और -Q से P दूरी पर स्थित मुझे इसकी वजह से विद्युत विभव ज्ञात करना है, R दूरी पर ये स्थित है, इस पे विभव ज्ञात करना है, तो वही अनंत पे हम एक बिंदु लेंगे। अब आप कोई सा भी केस ले लीजिए, पहले वाला ले लीजिए, यहां से यहां ले जाने वाला, या दूसरे वाला जो बुक में दिया हुआ है यहां से यहां लेके आए, कोई सा भी ले लीजिए। हमें तो -Q की कहानी समझनी है बस। पूरा डेरिवेशन अब हम नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो देखिए जब आप यहां -Q रखते हैं, -Q आवेश रखते हैं, तो होता क्या है एक्चुअल में, जब यहां -Q रखते हैं तो
आपका ये जो, अगर यहां से यहां जा रहा है आवेश, यहां से यहां आ रहा है आवेश, यहां से पहले आप उठा के यहां ला रहे थे, पर अब जो परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश के बारे में आपको पता है कि वह क्या होता है, हमेशा धनात्मक आवेश होता है और उसका खुद का या स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र हम नहीं मानते हैं, ये आपको पहले से पता है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि Q0 प्लस आवेश है या धन आवेश है और ये ऋणात्मक है, तो इसे अब यहां ले जाने की जरूरत हमें नहीं है, ये अपने आप जाएगा, यह अपने आप जाएगा। समझ में आ रही है बात? यह चीज यहां अपने आप जाएगी। तो फिर आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि अगर ये अपने आप ही यहां से यहां जा रहा है तो हम तो कुछ कार्य कर ही नहीं रहे। जब हम कुछ कार्य कर ही नहीं रहे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य तो शून्य हो गया, और अगर हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य हो गया तो विभव का फॉर्मूला होता है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य बटे जो आवेश है उसका परिमाण। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य तो शून्य है, तो मतलब क्या पी पे भी विभव शून्य हो जाएगा? क्या पी पे भी विभव शून्य हो जाएगा क्या? तो सर ने तो बताया था कि सिर्फ अनंत पे ही विभव शून्य होता है और कहीं विभव शून्य नहीं होता। अब आप कह रहे हो कि अगर यहां माइनस चार्ज ले लूं और फिर परीक्षण आवेश को यहां लाऊं, तो बोले परीक्षण आवेश तो अपने आप ही यहां आएगा, तो हम तो कुछ कार्य करेंगे नहीं, हम कुछ कार्य करेंगे नहीं तो विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, वास्तव में क्या होता है, कार्य तो अब भी हम करेंगे, बट अब हम कार्य इस तरफ करेंगे। इस तरफ करने का मतलब ये इधर लग रहा है, इस पे अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या विद्युत बल जो है वह इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में, और अब मुझे इस दिशा में बल लगाना है F एक्सटर्नल। तो आप कहोगे कि क्यों सर, हमें इसको रोके रखना है? यहां पे नहीं, रोके नहीं रखना है, इसे हम जाने देंगे। लेकिन एक मेन चीज जो मैंने आपको परिभाषा में बताई थी वह क्या, कि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। गतिज ऊर्जा जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, गतिज ऊर्जा समान रहनी चाहिए, वरना कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है वो हम यहां नहीं लगा पाएंगे और फोर्स कंजर्वेटिव नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो। अब ये जब अपने आप यहां से यहां जाएगा तो जैसे जैसे आपको पता है ये पास आता जाएगा, वैसे वैसे इसका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव तीव्रता बढ़ती जाएगी और ये अधिक बल महसूस करने लगेगा, और अधिक बल की वजह से और तेजी से आगे जाने लगेगा। और मान लो ये इतनी तेजी से चला गया कि इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, तो फिर हमारा जो काम था विभव ज्ञात करने का वो फेल हो जाएगा, क्योंकि विभव में हमने परिभाषा में पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए इस आवेश की। तो हम क्या करेंगे, अब की बार हम यहां पे इस पे इतना बल लगाए रखेंगे कि इसकी गति इतनी रहे, ये इतनी ही गति से आगे बढ़ेगी, इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, बिल्कुल धीरे धीरे जाए। ये तो जा रहा है अपने आप इधर, हम विपरीत दिशा में इसलिए बल लगा रहे हैं जिससे कि ये एक नियंत्रित गति में चल सके। जैसे साइकिल के टायर जो होते हैं उनको खुरदुरा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम उस पे एक उसकी गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगा के रखते हैं, जिससे साइकिल का बैलेंस बना रहता है। ठीक वही काम हम यहां कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में आपको? जो चप्पल या जूते होते हैं हमारे, उसके नीचे का हिस्सा खुरदुरा क्यों होता है, बिल्कुल प्लेन क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर बिल्कुल प्लेन होगा तो स्लिप होने का डर है। तो हम क्या करते हैं, हमारी गति नियंत्रित रहे इसके लिए उसको खुरदुरा बना देते हैं। तो हमारी गति की विपरीत दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे बल के कारण, और विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्यरत होता है? घर्षण बल, जो कि हमारे बैलेंस को बनाए रखता है, हमें बैलेंस नहीं बिगड़ने देता है, हमारी गति को बरकरार रखता है। तो कुछ वही चीज हम यहां कर रहे हैं कि यह माइनस क्यू की ओर अपने आप आकर्षित होते हुए जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं विपरीत दिशा में बल लगा के। कौन सी दिशा में बल लगा के? विपरीत दिशा में बल लगा के। उससे क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा जो है वह निश्चित रहेगी, उसमें वो ना तो बढ़ेगी ना कम रहेगी। अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये तो फटाफट चल जाएगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे बल अधिक बल लगता जाएगा, विद्युत बल जो है, और ये और तेजी से चलेगा, और फिर हमारा जो काम है वो विफल हो जाएगा। तो उस चीज को नियंत्रित करने के लिए हम इसके विपरीत दिशा में, इसको रोकने का बल नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ इतना सा बल लगा रहे हैं कि आगे तो बढ़े। घर्षण में वो चीज आगे तो बढ़ती है बट नियंत्रित गति से बढ़ती है, तो यहां पे वो आगे तो बढ़े परंतु नियंत्रित गति से बढ़े। तो हम अगर इस दिशा में बल लगा रहे हैं और ये इस दिशा में जा रहा है, तो आपको पता है गति की विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो किया गया कार्य जो होता है वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक। वस्तु की गति की विपरीत दिशा में आप बल लगा रहे हो, क्योंकि किए गए कार्य का सीधा सीधा फॉर्मूला है लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी। अब आप बल तो लगा रहे हो परंतु दूरी तय नहीं करवा रहे हो उसकी,
जिस दिशा में वो दूरी तय कर रहा है उसकी विपरीत दिशा में बल लगा रहे हो अब आप, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया यहाँ पे, ऋणात्मक हो गया बच्चों। और अगर आपके द्वारा किया गया कार्य यहाँ ऋणात्मक हो गया तो इस फॉर्मूले में W एक्सटर्नल क्या हो गया, ऋणात्मक। और अगर W एक्सटर्नल ऋणात्मक हो गया इसका मतलब आपका पोटेंशियल क्या हो गया, ऋणात्मक। इसका मतलब ऋणात्मक आवेश के पास में, ऋणात्मक आवेश के पास में जो विभव होता है वह कैसा होता है, माइनस। और धनात्मक आवेश के पास में जो विभव होता है वह क्या होता है, धनात्मक। और महान वैज्ञानिक मैक्सवेल ने इस बारे में बहुत बेहतरीन खोज की थी उस समय में, काफी मेहनत करके इन चीजों के बारे में जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट वो लेके आए और आज हम उन चीजों को पढ़ पा रहे हैं। तो महान वैज्ञानिक मैक्सवेल ने इसके बारे में, इस चीज के बारे में बहुत खोज की थी। उन्होंने एक डायग्राम भी दिया था, हालांकि वो डायग्राम मैं आपको कोशिश करूंगा लेक्चर के एंड में दे सकूं, ठीक है बच्चों। तो अगर ऋणात्मक आवेश है तो विभव भी कैसा होगा, नेगेटिव। प्लस है तो इसके पास कह रहा हूं बच्चों, यानी हर जगह ही विभव नेगेटिव होगा, अनंत पे तो जीरो होगा। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। कि अगर आवेशों का निकाय है तो विद्युत विभव का संयोजन किस प्रकार होगा, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव के लिए, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है P और इस बिंदु P से R1 दूरी पर एक आवेश है Q1, R2 दूरी पर एक आवेश है Q2, R3 दूरी पर आवेश है Q3, R4 दूरी पर आवेश है Q4 और इसी प्रकार चलते 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 Rn दूरी पर आवेश है Qn, 1 से लेके n तक। अब अगर मान लो आपको इन सभी आवेशों की वजह से इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो आप कैसे करेंगे, फिर आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम सिर्फ सिंपल सा हमारा अर्थमेटिक एडिशन मतलब कि अदिश योग ही करेंगे। जो सिंपल हम योग करते हैं वही करेंगे, क्योंकि विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि, ठीक है बच्चों। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल V निकालना है, V एट P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, सभी की वजह से, सभी अलग अलग आवेशों की वजह से जो विद्युत विभव ज्ञात होगा उसे मैं जोड़ दूंगा। तो मान लो Q1 की वजह से इस पे विद्युत विभव है V1, Q2 की वजह से V2, Q3 की वजह से V3, Q4 की वजह से V4 और ऐसे करते करते Qn की वजह से Vn। तो सिंपल सभी विभव को मैं अगर जोड़ देता हूं तो मुझे इस पर्टिकुलर बिंदु P पर क्या ज्ञात हो जाएगा बच्चों, मुझे ज्ञात हो जाएगा विद्युत विभव, ठीक है बच्चों। अब अगर आप इसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग करना चाहें तो आपको पता है V, अभी हमने किसी आवेश की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात किया था KQ/R। तो V1 कितना आएगा, KQ1/R1, V2 आएगा KQ2/R2, V3 आएगा KQ3/R3। ये अभी हमने ज्ञात किया था पिछले वाले टॉपिक में, किसी आवेश की वजह से या बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत विभव, प्लस V4 की वजह से जो विद्युत विभव जो V4 होगा वो कितना होगा बच्चों, K4/R4 और ये कहां तक जाएगा, KQN/Rn तक, जिसे हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। इन सभी में से K कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, इस प्रकार से Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 से लेके Qn/Rm तक, ठीक। तो P पे कुल विद्युत विभव या Vp टोटल भी कह सकते हैं आप इसे, P पे टोटल विभव आप ज्ञात कर रहे हैं, ये टोटल विभव ज्ञात कर रहे हैं P पे सभी की वजह से। और क्योंकि विभव एक अदिश राशि है तो इनको जोड़ने के लिए हम अदिश योग का
प्रयोग करते हैं। जबकि जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र को अगर जोड़ना होता है, अलग अलग आवेशों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उनको अगर हमें जोड़ना होता है तो वहां हम सदिश योग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे विद्युत विभव जो है, विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र अगर हमें ज्ञात करना है कुल अलग अलग आवेशों की वजह से या किसी आवेशों के निकाय की वजह से, तो हम उसमें सदिश योग करते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि, जबकि विद्युत विभव क्या है, अदिश, इसलिए इसमें योग भी कैसा होगा बच्चों, अदिश योग होगा। बात आ गई समझ में आप सभी के? चलिए इसको और अगर आपको आगे लिखना है तो के, और यहां पे हम सिग्मा के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा, इस योग को हम सिग्मा के द्वारा दर्शा देंगे Q1 बटे R1 को, जो कि कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, तो इसे आप दर्शा सकते हैं QI बटे RI द्वारा, और I बराबर 1 से लेके I बराबर n तक हमें ये योग करना है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप जो है टोटल विभव या विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं किसी भी निकाय की वजह से किसी बिंदु पर। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था ये, और इस पर्टिकुलर इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप इसे पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 आवेश दिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3। Q1 पे आवेश है एक माइक्रोकूलाम का, Q2 पे आवेश है -4 माइक्रोकूलाम, और Q3 जो है वो है -1 माइक्रोकूलाम। और ये किसी कार्तीय तल पर, या किसी कार्तीय तल पर भी नहीं बोलूंगा मैं, किसी स्पेस में कहीं स्थित है, क्योंकि इसमें मैंने x, y और z तीनों का प्रयोग किया है। तो तीनों निर्देशांकों का प्रयोग अगर मैं कर रहा हूं तो बिंदु कहीं कहां स्थित होगा, आकाश में कहीं स्थित होगा, स्पेस में कहीं स्थित होगा, तल पे स्थित नहीं होगा, क्योंकि तल पे स्थित जो बिंदु होता है उसमें सिर्फ 2 ही अक्षांश दिए जाते हैं, x और y। और अगर आपको 3 जो है निर्देशांक दे रहा है, इसका मतलब बिंदु कहां स्थित है, कहीं स्पेस में, कहीं आकाश में। अब आपको इन तीनों की स्थिति दे दी कि Q1 तो A पर स्थित है, Q2 B पर स्थित है, Q3 C पर स्थित है, और आपको एक और बिंदु दे दिया P, जिसकी स्थिति ये है, जिसका स्थिति ये है, और इस P पर इन तीनों आवेशों की वजह से कुल विभव ज्ञात करना है आपको, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं इनको अरेंज कर लेता हूं। मान लो Q1 स्थित है मान लो A पर, तो Q1 अगर A पर स्थित है तो Q1 का निर्देशांक हो गया 0, 1, -1। Q2 स्थित है B पर, तो Q2 का निर्देशांक हो गया -1, 2, 3। और Q3 स्थित है C पर, तो Q3 का निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 2, -1 और 2। और P जो है वो कहीं स्थित है यहाँ, तो मान लो -1, -2 और -1। आपको क्या करना है, इस पे विभव ज्ञात करना है, कुल विभव इस पूरे निकाय की वजह से। अभी मैंने बताया आपको कि कुल विभव ज्ञात करना है तो सबकी वजह से अलग अलग विभव ज्ञात कर लो। और विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये A है, ये B है, ये C है। विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है किसी बिंदु पर किसी आवेश की वजह से, किसी बिंदु पर किसी आवेश की वजह से विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है KQ बटे R। अब K का मान तो चलो मेरे को पता होता है, मैं अगर आकाश में ले रहा हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसको हम फिक्स मान भी जानते हैं। Q क्या होता है, आवेश का परिमाण जो कि मुझे दिया हुआ है। पहले आवेश का परिमाण मुझे 1 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है, दूसरे का -4 और तीसरे का -1। R क्या होती है, दूरी, किस किस के बीच की, आवेश और उस बिंदु के बीच की जिसपे आपको विभव ज्ञात करना है। अब समस्या ये आ रही है कि यहाँ आवेश तो ये है, बट हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी नहीं है, इसी प्रकार इन दोनों के बीच की दूरी नहीं है, इसी प्रकार इन दोनों के बीच की दूरी भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों के बीच की दूरी याद करने का तरीका क्या है, या तो आप डायरेक्ट दूरी सूत्र लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से और ऐसे ही यहाँ से दूरी याद कर सकते हो आप, या फिर इनको आप i j k की फॉर्म में लिख लो, स्थिति सदिश के रूप में। कैसे लिखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 i कैप, इस -2 में से 1 घटेगा तो -1 j कैप, और -1 में से प्लस माइनस का 1 घटाएंगे तो +0 आ जाएगा, वो 0 k कैप या 0 भी लिख सकते हैं। एक बार के लिए मैं दर्शाने के लिए लिख देता हूँ 0 k कैप। इसी प्रकार ये दूरी याद कर लेंगे, 1 में से -1 घटाएंगे तो 2 i कैप प्लस, अभी देखते हैं प्लस आएगा -2 में से -2 घटेगा -4 k कैप, -1 -3 -4 j कैप।
इसी प्रकार अगर ये दूरी याद करनी है तो इसमें से इसको हटाओ, एक में से 2 गया तो -1 k कैप, सॉरी i कैप, -2 -1 प्लस सॉरी -1 j कैप और -1 -2 -3 k कैप। फिर इनका परिमाण निकाल सकते हैं हम। तो a और p के बीच की दूरी अगर मुझे याद करनी है, a और p के बीच का परिमाण तो आपको होता है, फॉर्मूला क्या होता है, √ a प्लस a² प्लस b² प्लस c²। तो इन 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। फिर अगर आपको b और p के बीच की दूरी याद करनी है तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। और अगर आपको c और p के बीच की दूरी याद करनी है, मॉड cp याद करना है अगर आपको, ये तो वेक्टर cp है, और मॉड याद करना है तो √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये दूरियां भी आ गई। अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे Q1 की वजह से याद करना है मान लो, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे पोटेंशियल एट P, किसकी वजह से, A की वजह से, तो यहाँ लिख देता हूँ A की वजह से। P पर या V पर, सॉरी P पर विभव किसकी वजह से, A की वजह से। कितना होगा बच्चों, KQ/R, KQ1/R आएगा दरअसल। कितना होगा, K का मान लिख देंगे अपन, एक बार के लिए ये लिख देता हूं, इंटू Q1 का मान 1 माइक्रोकूलाम लिखा था, या 1 × 10⁻⁻6 लगा देंगे, क्योंकि अगर माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, बटे R आप यहां से निकाल लोगे, 1 + 1 2 √2। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से VBP निकाल लेंगे, इसी प्रकार से VCP निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास P पे क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। यह आपको खुद को करना है आगे का प्रोसेस, और इस न्यूमेरिकल को हल करके आपको सेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक देखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे, और कुछ बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स भी अगले वाले जो वीडियो होगा, अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बढ़िया और अच्छे किस्म के एक्सपेरिमेंट्स। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद। और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे उसकी ऋणात्मकता का प्रभाव कम होता जाएगा। अगर प्लस है तो जैसे जैसे दूर जाओगे उसकी धनात्मकता का प्रभाव कम होता जाएगा, पर प्लस आवेश की वजह से विभव भी कैसा होता है, प्लस, और नेगेटिव आवेश की वजह से विभव भी कैसा होता है, नेगेटिव। बात आ गई समझ में। और अनंत पे विभव क्या होता है, 0। तो प्लस है तो विभव भी प्लस होगा, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। ये सब चीजें आपको बुक में लैंग्वेज के रूप में सही तरीके से मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, और नोट्स तो इसके फिर प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगर नेगेटिव चार्ज वहां आ जाए तो क्या होगा। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल की। अगर विभव है, एक से अधिक विभव है, तो जैसे हमने सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज देखा था, अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी प्रकार से हम यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे विभव के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पॉज करके इसे नोट कर लीजिए आप।